हेलो दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। अभी हमने पढ़ा गुप्त काल में विभिन्न छोटे छोटे वंशों के बारे में, परंतु सबसे प्रमुख वंश उभरा यहाँ पे गुप्त वंश, जिसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि कौन कौन से शासक हुए गुप्त वंश में। पहले हुए श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर उसके बाद हुए चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्हें की वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का। उसके बाद हुए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक महान शासक हुए गुप्त वंश में। फिर हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले स्रोत देख लेते हैं कि हमें इनके बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो साहित्यिक स्रोतों में देखते हैं पुराण। गुप्त काल में ही बहुत सारे पुराणों की रचना हुई, जिसमें विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण, इनसे हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विशाखादत्त द्वारा रचित देवी चंद्र गुप्तम एक ग्रंथ है, ठीक है, यहाँ से भी हमें गुप्तों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शूद्रक द्वारा रचित मृच्छिकटकम और फायान, चूँकि चीनी राजदूत था, चीनी, ठीक है, इसके द्वारा रचित फो क्योंकि इसके एक रचना है, ठीक है, इससे भी हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा देखते हैं हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, वहाँ से हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसके जो महरौली स्तंभ अभी वर्तमान में जो दिल्ली में स्थित है, उससे हमें भी जानकारी प्राप्त होती है। उदयगिरी अभिलेखों से प्राप्त होती है। एवं प्रभावती गुप्ता द्वारा पूना ताम्रलेख, जो प्रभावती गुप्ता द्वारा पूना में ताम्रलेख लिखवाया गया, वहाँ से भी हमें गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं अब एक एक शासक के बारे में जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले शासक श्रीगुप्त, इनका कोई प्रमाण नहीं है इतिहास में। दूसरे हुए घटोत्कच। घटोत्कच के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त है कि इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। उसके बाद आए चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने 319 ईस्वी में जैसे ही इन्होंने पद ग्रहण किया या जैसे ही राजगद्दी पे बैठे, तो इन्होंने वहीं से गुप्त संवत का प्रारंभ किया, ठीक है, और इन्होंने उपाधि ली महाराजी धीराज की, ठीक है। उसके बाद आए नेक्स्ट शासक हैं कांच। इनका सिक्कों में नाम सर्वराज्योच्छेता, ध्यान दीजिएगा, सर्वराज्योच्छेता इनका सिक्कों में नाम प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट शासक है समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के जो महान शासक हुए समुद्रगुप्त, इन्होंने उपाधि ली पराक्रमांक की, ठीक है। स्वर्ण मुद्राएं, इनके काल की स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त होती है, जिनके ऊपर विभिन्न प्रकार की प्रतिकृति बनी हुई है। पहले स्वर्ण मुद्रा में गरुड़ की प्रतिकृति बनी हुई है, फिर धनुर्धारी, परशु, अश्वमेध, व्याघ्र हनन अर्थात हिरण को मारने वाला चिन्ह है, और वीणावादन। ये विभिन्न प्रकार के इनके मुद्राओं में इनके प्रतिकृति प्राप्त होती है, जिसमें वीणावादन वाली जो मुद्रा है काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त की ही विजय अभियान देखते हैं। विजय अभियान में इन्होंने उत्तर विजय, जो उत्तरी भारत में जो विजय प्राप्त किया, उसमें प्रशभोद्धरण की नीति अपनाई। प्रशभोद्धरण की नीति क्या होती है कि समूल नाश कर देना, अपने दुश्मन का समूल नाश करके उन पे अधिकार जमा लेना। दक्षिण के विजय में इन्होंने ग्रहणु मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। ये ग्रहणु मोक्षानुग्रह की नीति क्या होती है कि अपने अधीन करके या दुश्मन शासक को विजित करके उन्हें उनका राज्य लौटा देना, ठीक है। ये हो गया ग्रहणु मोक्षानुग्रह, और वे शासक इनके अंदर ही फिर अपने शासन करते हैं। विदेशी शक्तियों में विजय में विभिन्न प्रकार की नीति अपनाई इन्होंने। सबसे पहली की नीति थी इनकी आत्मनिवेदन की, अर्थात विदेशी जो शासक हैं अगर इनके पास आकर निवेदन करते हैं या इनका अधिकार स्वीकार कर लेते हैं, तो ये उन्हें शासन करने देंगे, ठीक है। दूसरा है कन्योपायन की नीति। इनकी कन्योपायन की अर्थात विदेशी शासक या तो अपनी कन्या का विवाह इनसे कर दें, ठीक है, या कोई कन्या के द्वारा कोई संबंध स्थापित करें। तीसरा है गुरुत्मंदक की नीति। गुरुत्मंदक की नीति क्या थी इनकी कि चूंकि ये परम भागवत की उपाधि धारण करते थे या विष्णु भगवान के उपासक थे, तो इन्होंने एक ध्वज बनाया, ठीक है। तो विदेशी शक्तियों को ये कहा जा सकता था कि आप मेरे ध्वज के नीचे शासन कीजिए, अर्थात कि जो गुप्त वंश था तो उनके वंश के जो प्रतीक चिन्ह है या झंडा है उसके नीचे आप शासन कीजिए हमारे नाम से। इस प्रकार इन्होंने विदेशी शक्तियों के विजय के लिए 3 नीतियाँ अपनाई, ठीक है। इनकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी, वर्तमान पटना। मगध इनका साम्राज्य के अंतर्गत जो है केंद्र था पाटलिपुत्र। विसेंट आर्थर स्मिथ जो पश्चिमी साहित्यकार, इन्होंने इसे भारत का नेपोलियन कहा है।
भारत का नेपोलियन किस वजह से कहा है? क्योंकि एक तो ये बहुत शक्तिशाली शासक या कहना चाहिए बहुत विजय प्राप्त की इन्होंने, ठीक है, इस वजह से इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे चलते हैं, अन्य शासक के बारे में देखते हैं। रामगुप्त, इसकी जानकारी हमें देवी चंद्रगुप्तम जो विशाखादत्त द्वारा रचित है वहाँ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इनकी उपाधि है, ठीक है। तो ये भी एक महान शासक हुए समुद्रगुप्त की तरह ही। इनकी उपाधियाँ विक्रमांक, परम भागवत और विक्रमादित्य। विक्रमादित्य भी इनकी एक उपाधि ही है जिसके नाम से ये ज़्यादा प्रसिद्ध भी हैं। इनकी विजय देखते हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ पे विजय प्राप्त की। बंगाल वाले क्षेत्र पे, पंजाब वाले क्षेत्र पे, बहलिकों पे भी विजय प्राप्त की या शकों को भी हराया, ठीक है। हमने इससे पहले शकों के बारे में पढ़ा था। अगर आप शक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं आप, ठीक है। इनके नवरत्न थे, इनके समय में इनके दरबार में नवरत्न कहलाए जो महान व्यक्तित्व थे, ठीक है। पहले कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, शंकु, अमर सिंह, छपणक, वररुचि, घटकरपर और बेताल भट्ट। तो ये अपने समय के महान व्यक्तित्व थे जो कि इनके दरबार में रहते थे, इन्हें नवरत्न कहा गया, ठीक है। आगे चलते हैं, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में ये जानकारी प्राप्त होती कि इसने 18 अभिलेख बनाए, ठीक है। इसके अभिलेखों से ही हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। ये 18 अभिलेख जो हैं ये गुप्त वंश में सर्वाधिक अभिलेख किसी शासक द्वारा बनाए गए सर्वाधिक अभिलेख हैं, ठीक है, जो कुमारगुप्त ने बनवाए। नेक्स्ट शासक है स्कंदगुप्त या शक्करादित्य। इसे शक्करादित्य भी कहा जा सकता है, कहा जाता भी है। तो जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि इसने हुनों को पराजित किया। हुनों का आक्रमण हुआ था इसके समय में, तो इसने हुनों को पराजित किया, ठीक है। इसके मंत्री चक्रपालित, प्रधानमंत्री जो है चक्रपालित था, उसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया, ठीक है। सुदर्शन झील जो काफ़ी पुरानी झील थी उसका पुनरुद्धार कराया जल प्रबंधन हेतु। इसने 466 ईस्वी में चीन में अपना एक दूत भेजा, जो कि चीन में उस समय सांग वंश का शासन चल रहा था, तो 466 ईस्वी में चीन में सांग वंश में अपना दूत भेजा। उसके बाद नेक्स्ट शासक है पुरुगुप्त। ये परवर्ती गुप्त के अंतर्गत आते हैं, पुरुगुप्त है और बुद्धगुप्त। तो पुरुगुप्त जो है बुद्ध का अनुयायी था, ठीक है। इसने ब्राह्मण धर्म को उतना प्रश्रय न देते हुए बुद्ध धर्म अपना लिया, तो ये बुद्ध के अनुयायी थे। बुद्धगुप्त अंतिम शासक होते हैं, बुद्धगुप्त जो कि उपाधि लेते हैं श्री विक्रम की। ये अगर देखें परवर्ती गुप्तों में बुद्धगुप्त सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। इन्होंने उपाधि ली थी श्री विक्रम की। तो ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। और इस समय चूंकि हूण आक्रमण हुआ था तो हूण आक्रमण के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हूण के कौन थे? ये पश्चिम एशिया के खानाबदोश जाति के व्यक्ति थे। पश्चिम एशिया कहाँ? अगर हम अरब अमीरात वाला जो क्षेत्र देखते हैं तो वो पश्चिम एशिया वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ की खानाबदोश जनजाति, खानाबदोश जनजाति अर्थात भेड़ चारण या बकरी पालन इस प्रकार के कार्य करते हुए ये घुमक्कड़ जनजाति थी, ठीक है। तो इन्होंने आपस में संगठित होकर आक्रमण कर दिया भारत क्षेत्र पे। सबसे पहला जो आक्रमण था वो तोरमाण का हुआ, ठीक है। सबसे पहला आक्रमण भारत पे तोरमाण हूण था ये। दूसरा जो आक्रमण हुआ वो मिहिरकुल का हुआ। मिहिरकुल भी एक हूण शासक था। इसकी राजधानी शाकल थी जो कि वर्तमान गांधार में थी, ठीक है। यह शैवपंथी था। जो मिहिरकुल था वो शैवपंथी था। इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? इसके जो मुद्राएं प्राप्त हुई है, मुद्राओं पे त्रिशूल और नंदी के चिन्ह बने हुए हैं, तो यहाँ से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमने क्या क्या अध्ययन किया। सबसे पहले हमने गुप्त वंश के बारे में देखा, कौन कौन से शासक हुए उनके बारे में एक चर्चा की, ठीक है। आगे हमने स्रोत देखे, कहाँ कौन से स्रोत प्राप्त हुए, जिसमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत हुए, ठीक है। शासकों के बारे में एक एक अध्ययन किया, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, कांच, फिर समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त महान शासक थे। फिर रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिन्होंने उपाधि ली, ये भी एक महान शासक हुए। फिर उसके बाद में देखा कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, उसके बारे में उसके बाद पुरुगुप्त और बुद्धगुप्त। इसके बाद हमने देखा हूणों के आक्रमण के बारे में एक चर्चा की, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।